नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के 1 साल और पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के कारण ब्राजील और अमेरिका में बढ़ती तल्खी पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में इस वक्त की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत फिलीपींस के बीच बढ़ी रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने फिलीपींस को एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन के लिए बताया अहम। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो तख्तापलट की साजिश के आरोप में नजरबंद। पूर्व उपराष्ट्रपति समेत 33 सहयोगियों पर भी आरोप तय। अमेरिकी विदेश विभाग ने फैसले की कड़ी निंदा की। इजराइल का गाजा के पूर्ण सैन्य नियंत्रण पर विचार। नई रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक। गाजा के साथ निजी क्षेत्र के कुछ व्यापार को फिर से खोलने की योजना। रूस ने अमेरिका के साथ 38 साल पुरानी संधि तोड़ी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से खुद को किया अलग। परमाणु पनडुब्बी के जवाब में रूस का परमाणु मिसाइलों की तैनाती का फैसला। दुनिया में प्लास्टिक संकट के समाधान पर जिनेवा बैठक में चर्चा। जीवन के लिए खतरा बन रहे प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन पर ऐतिहासिक संधि की तैयारी। 2060 तक प्लास्टिक कचरा 3 गुना होने की आशंका। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 2029 के लिए प्लान ऑफ एक्शन डॉक्यूमेंट को साझा किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग के लिए 3 टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि 3 टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही अपराध, विज्ञान और तकनीक, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम 2025 से 2028 पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बात हुई। पीएम ने दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट को 1 साल पूरे हो चुके हैं।
उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार को भी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इन 1 सालों में यूनुस प्रशासन पर बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाने, चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने और भारत विरोध को हवा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश के इतिहास के साथ खिलवाड़ के भी आरोप लगे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 साल पहले ढाका की गलियों में आंदोलन के नाम पर एक भीड़ उतारी गई, जिसने देखते ही देखते एक चुनी हुई संवैधानिक सरकार की ईंट से ईंट बजा दी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। इसके 3 दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली। फिर बांग्लादेश एक ऐसी दिशा में चल पड़ा जिससे उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले 1 साल न सिर्फ बांग्लादेश के लिए निराशा भरे रहे, बल्कि ढाका की आजाद हवा में कट्टरवाद का असर बढ़ा। अल्पसंख्यक हिंदुओं के दमन का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने भारत विरोध को हवा दी। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर नकेल डाले रखी, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते हुए जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। इसके उलट शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। कट्टरवाद का ऐसा दौर चला कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग तेज होती रही। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में यूनुस से मुलाकात कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन स्थिति में सुधार के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। इस 1 साल में बांग्लादेश उन शक्तियों की गिरफ्त में जकड़ता गया जिसके खिलाफ इसका गठन हुआ था। बांग्लादेश का झुकाव अब पाकिस्तान और चीन की ओर बढ़ रहा है। सालों बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसरों ने बांग्लादेश का दौरा किया, वर्षों से बंद व्यापार को फिर से शुरू किया। आगामी 23 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। पिछले 3 दशकों में किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अपने बीजिंग दौरे के दौरान यूनुस ने भारत विरोधी रुख अपनाया। यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडे को स्थापित करने की कोशिशें हो रही हैं। मुल्क की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, सप्लाई चेन तहस नहस हो चुकी है। कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम संभालने वाले यूनुस का प्राथमिक लक्ष्य जल्द से जल्द चुनाव करवाकर चुनी हुई सरकार को सत्ता हस्तांतरित करना था, लेकिन यह अंतरिम सरकार रिफॉर्म के नाम पर खुद सत्ता पर कुंडली मारकर बैठ गई। यूनुस का सारा ध्यान हर हाल में चुनाव टलवाने में लगा रहा। यूनुस चुनाव की समय सीमा तो बता रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बता रहे हैं। आवामी लीग का तो सुनियोजित तरीके से गला घोंट दिया गया। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेशी सेना को भी चुनाव में अप्रत्याशित देरी का विरोध करना पड़ा। चुनाव से पहले नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी नाम से एक नया दल गठित किया गया है, जिसका गठजोड़ जमात के साथ और मुखौटा खुद यूनुस बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव नयन, सीनियर एसोसिएट रिसर्चर हैं एमपी इड्सा में। उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसको 1 साल बीत चुके हैं। वहां पर जो अंतरिम सरकार आई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उसको भी लगभग 1 साल होने वाला है। इन 1 सालों में बांग्लादेश किस दिशा की ओर जाता हुआ आपको दिखा? देखिए, बांग्लादेश सबसे पहले तो जनतंत्र से दूर हट गया। जो वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, उसे भागने पर मजबूर करना पड़ गया था। उसकी पार्टी, जैसा कि आपने अभी दिखाया कि उसके पार्टी पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, उनके नेताओं को चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि उनके जो समर्थक माने जाते थे व्यक्ति, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। तो इस तरह से जनतंत्र की हत्या वहां पर की गई। पहली बात यह रही। दूसरी बात जो हुई, वहां पर जो एक इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों का एक जबरदस्त बोलबाला हुआ, और इसमें जैसे आपने बताया कि वो कई शक्तियों के साथ मिलकर वहां पर काफी सक्रिय हैं। कुछ तो अंदरूनी शक्तियां हैं और कुछ बाह्य शक्तियां भी हैं। अभी समाचार पत्रों में आया भी था, जिस पर कि काफी चिंता भी व्यक्त की गई। हमारी सरकार ने भी चिंता व्यक्त की, हमारे विदेश मंत्री ने भी चिंता व्यक्त किया था कि किस तरह से तुर्की वहां पर एक्टिव हो गया। और तुर्की का एनजीओ जो है वो सल्तनते बंगला जैसे शक्तियों को बढ़ा रहा है। साथ साथ आईएसआई और वहां की जो तुर्किश जो गुप्तचर संस्था है वो वहां पर एक्टिव हो गई है काफी। और देखिए, समाज में काफी जो जिसे अभी आप सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ता हुआ एक समाज था, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ एक समाज था, वहां पर विद्वेषता के बीज बोए गए। साथ ही साथ अब देखिए, आर्थिक जो लग रहा था कि
जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया को एक एक नए तरीके से आर्थिक उन्नति के रूप में बांग्लादेश परिभाषित करेगा। और उसका जो विकास दर था काफी अच्छा जा रहा था। टेक्सटाइल्स के लिए वो पूरी दुनिया में माना जा रहा था। आज के दिन में वह संघर्ष करता नजर आ रहा है। प्रत्येक ठीक है आर्थिक राजीव जी, यहाँ पर एक और जो बार बार जिस विषय को उठाया जाता है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 के बाद, चाहे सांस्कृतिक तौर पर कहें या सरकारों और सरकारों के बीच में कहें, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर यह आरोप लगता है कि भारत के साथ उन्होंने संबंध खराब किए और पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध अच्छे किए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है कि आप किसी देश के साथ अपने संबंधों को अच्छे कीजिए, लेकिन भारत विरोध को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया वहां पर, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का अगर भारत विरोध करना बंद कर देगा तो उसका अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उसी तरह मोहम्मद यूनुस के अगर भारत विरोधी जो रवैया बंद हो गया तो उन्हें फिर से उनका अपना अस्तित्व को तलाश करने की आवश्यकता होगी। लेकिन दुखद बात यही है, भारत के विरोध तो बात बोलते हैं, भले बोल वक्ता भी उन्होंने कभी कभी दे देते हैं बीच बीच में कि नहीं नहीं हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अच्छे रिश्ते नहीं बनने देती है। परिस्थितियां को कौन बनाता है? परिस्थितियां कहीं आसमान से तो आती नहीं है, परिस्थितियां वही बनाते हैं। वैसे तत्वों को बढ़ावा देना जो भारत विरोधी हो और भारत के ऊपर अनावश्यक जो आरोप लगाना, यह भी भारत और बांग्लादेश संबंध को नहीं सुधारेगा। आप पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिलकर कुछ कार्य करेंगे जो कि भारत के हित में नहीं है। आप तुर्की के साथ आप जाकर उनका हथियार खरीद रहे हैं और जो एक नया गठजोड़ बनकर आ रहा है उससे किधर जा रहा है? चीन के साथ आप जा रहे हैं और चीन के साथ किस किस क्षेत्र में आप जा रहे हैं? कोई आर्थिक प्रगति के लिए तो आप नहीं जा रहे हैं, ना आपको आर्थिक प्रगति वो करने देगा, वह तो आपको डेट ट्रैप में फंसाएगा। लेकिन उनको एक संदेश भी देना है और उनको कार्रवाई भी करनी है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेशी समाज का दोस्त है और बांग्लादेश को हर तरीके से मदद किया है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे बाकी कई क्षेत्रों में हो, आपका मेडिसिन के क्षेत्र में हो, फार्मासी, हर तरह से भारत ने मदद किया है। और वो नई दिशा तलाश रहे हैं, ना कि अपना केमिकल्स और कई तरह के इंडस्ट्री के लिए वो अपने नए नए मित्र तुर्की जैसे मित्रों की तलाश में ठीक है राजीव जी, अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे और संक्षेप में बताइएगा कि क्या जो कुछ वहां पर चल रहा है, क्या वहां पर जल्द चुनाव होंगे? अगर होंगे भी तो क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र वहां पर आ पाएगा? नहीं, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र तो आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से जनतंत्र का गला घोटा गया। दूसरी बात है कि जिस तरह से जमायती वहां की शक्तियां जिस तरह से सक्रिय हैं और आपस में बीएनपी का हो, चाहे छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उससे जो शक्ति एक पार्टी उभर के आई हो, चाहे यूनुस का पीछे से खेल खेलना हो। अब यूनुस कभी कुछ बोलते हैं, कभी अनाउंस करते हैं कि यहाँ चुनाव होगा, कभी कहते हैं कि साल के अंत में होगा, कभी अगले साल का साल दे रहे हैं। ये देखिए, वो सचमुच चुनाव करा ले तब मानिए कि चुनाव हुआ, नहीं तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद, उन्हें सत्ता का एक लोभ जिसे कहते हैं स्वाद उन्होंने चख लिया है। और सत्ता का वो चाहते हैं कि सब सारी शक्तियों को खेले। केवल अब वो शेख हसीना के खिलाफ ही नहीं है, वो एक तरह से बहुत ही समर्थक नहीं है, बीएनपी के भी नहीं और बाकियों के भी नहीं। और वो कभी छात्रों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, कभी जमायत के साथ मिलकर राजनीति करते हैं, कभी बीएनपी को भी, यानी कि ये इनके प्रकार वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच 5 लाख का लोन बिना पेपर वर्क, कोड स्कैन करे। भाई को लोन मिलेगा, मेरा भाई बिजनेस करेगा बिना पेपर वर्क। आपको इजी लोन स्कैम का मास्टरमाइंड। बैंक के चक्कर में तुम्हें पढ़ना नहीं, सिविल तुम्हें पता नहीं, इसलिए इजी लोन का लालच दूंगा और फिर डॉक्यूमेंटेशन फीस के नाम पर तुमसे हड़प लूंगा पूरे 50,000। और मेरा लोन के लिए तो अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं, अर्जी लगाएं और हमें भूल जाएं।
भाई मेरे, स्कैमर बता के नहीं आता, पर इजी लोन का प्रॉमिस करके सब कुछ लूट के ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के कारण ब्राजील और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है। दरअसल ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो पर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए साजिश रचने का आरोप है, जिसको पूर्व राष्ट्रपति और उनके समर्थक खारिज करते रहते हैं। वहीं अमेरिका इस मामले में बोल्सोनारो का पूरा समर्थन कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस समर्थन के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। आइए आपको इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का व्यापार युद्ध भी काम न आया। 50% का भारी भरकम टैरिफ शुल्क भी उनके दोस्त ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को राहत नहीं दिला पाया। अब कानूनों का उल्लंघन कहिए या ट्रंप से नाराजगी का नतीजा, बहरहाल इसका खामियाजा तो बोल्सोनारो को घर में नजरबंद होकर चुकाना पड़ रहा है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवहेलना के आरोप में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। जज अलेक्जेंड्रे डी मोराएस का आरोप है कि बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर बयान देने और सार्वजनिक टिप्पणी करने की मनाही के बावजूद बार बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। लेकिन बोल्सोनारो के वकील ने इससे इनकार करते हुए आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही है। बीते महीने बोल्सोनारो को कोर्ट ने ऑनलाइन गतिविधियों से दूर रहने का आदेश दिया था। बोल्सोनारो पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है। हालांकि वे इन आरोपों को खारिज करते हैं। इसी सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक बयानबाजी से बचने का आदेश दिया था। दरअसल रविवार को बोल्सोनारो के बेटे ने रियो डी जेनेरो में एक रैली का आयोजन किया था। इस दौरान बेटे सेंटर फ्लावियो ने अपने फोन से बोल्सोनारो के भाषण का लाइव स्ट्रीम किया। कोर्ट ने इसे अपने आदेश का सीधा उल्लंघन माना। बोल्सोनारो को न सिर्फ बोलने से रोका गया था, बल्कि किसी भी माध्यम से उनके संदेश को साझा करने पर भी पाबंदी थी। इस दौरान बोल्सोनारो के फोन के इस्तेमाल और किसी से मिलने जुलने की भी अनुमति नहीं होगी। हालांकि उनके वकीलों को उनसे मिलने की छूट रहेगी। बोल्सोनारो के प्रतिनिधि ने पुलिस द्वारा मोबाइल फोन छीने जाने की भी पुष्टि की है। इस घटनाक्रम से अमेरिका ब्राजील के संबंधों में और तनाव आने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बोल्सोनारो के करीबी माने जाते हैं, पहले ही इस जांच को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए ब्राजील पर आयात शुल्क और जज मोराएस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बोल्सोनारो की नजरबंदी के फैसले की कड़ी निंदा की है। विभाग ने इसमें शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय किए जाने की बात कही है। बोल्सोनारो पर तख्तापलट के प्रयास, कानूनों के अपमान और देश की विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे के अगले कुछ हफ्तों में खत्म होने की उम्मीद है। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें लंबी जेल हो सकती है। राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, ये जो ब्राजील का मामला है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या सच में ये बोल्सोनारो के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है या अमेरिका किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में घुस रहा है, आंतरिक मामले में अपनी बात रख रहा है? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लैटिन अमेरिका देश
और अमेरिका के बीच में बड़ा ही अजीब सा संबंध हमेशा से बना रहा है। उसमें से कुछ देश तो ऐसे रहे हैं जो पूरी तरह से वामपंथी रहे, जिनके साथ बड़ा ही एक, जिसको कहते हैं कि बड़ा ही एक दुश्मनी सा माहौल वाला रहा है दोनों के बीच में, एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप जिसे अंग्रेजी में हम बोल देते हैं। लेकिन कुछ ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सारे देशों के साथ जो कि रिलेटिवली वो वहाँ डेमोक्रेसी के साथ भी उनका अपना पाला पड़ता है, साथ साथ वो उसमें जैसे अर्जेंटीना में है वहाँ प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आई है और ये कहा जाता है कि उसके पीछे अमेरिका की साजिश है। तो निश्चित ही एक प्रयास तो रहता है कि वहाँ आंतरिक कुछ परिवर्तन किए जाए जिससे कि जो अमेरिका के खिलाफ जो माहौल है इन लैटिन अमेरिकन देशों में वो कुछ बदला जाए। तो ये तो देखिए बहुत पुराना उनका स्टेट क्राफ्ट माना जाता है कि अमेरिका का है कि वहां पर इंटरफेयर करे, तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए इन देशों की एक और क्या जो समस्या है कि वहां पर जैसे कि मिस्र में भी हुआ था और बाकी जो समाजवादी एक जो सोच लेकर जो अर्थव्यवस्था चला है वह बहुत डिलीवर नहीं कर पाया, वहां पर बहुत कुछ वहां पर लोगों को दे नहीं पाया। तो एक रोष भी है, एक गवर्नेंस का इश्यू भी है और जो राष्ट्रपति जो भी चुन के वहां आए हैं वहां पहले भी उनके खिलाफ बहुत अच्छे गवर्नेंस की बात नहीं की गई थी। तो अब देखिए एक वर्ग तो ऐसे भी उनका विरोध में रहता है, लेकिन साथ साथ अब देखिए गवर्नेंस का इश्यू भी है उन देशों में। अब इनको कैसे देखा जाए, हमारे कई ब्राजील तो हमारे अच्छे मित्र भी है, हमारे बाकियों के साथ भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक कसमकस शुरू से कोल्ड वॉर के समय से समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से रही है हमेशा से। अब क्यूबा हो गया, वेनेजुएला हो गया, इन सब देशों के साथ बड़ा ही अजीब सा सब। वेनेजुएला में कभी लगता है कि राजीव जी हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है बोल्सोनारो के खिलाफ, वहाँ पर अभी अदालत में मामला है ब्राजील के अंदर में और वो मामला अभी आगे भी बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में है और ट्रंप प्रशासन समर्थन कर रहा है बोल्सोनारो का, आने वाले समय में बोल्सोनारो के कारण ये संबंध ब्राजील और अमेरिका के और खराब हो सकते हैं क्या? देखिए वहां पर संघर्ष तो रहेगा ही। देखिए उनका अब पूरी की पूरी अमेरिकी जो डीप स्टेट कह ले या अमेरिकी व्यवस्था रहती है वो चाहते कि वहां पर उनके खिलाफ हॉस्टाइल रेजिम नहीं है। वो वहां पर जबरदस्त वो प्रयास अमेरिका का शुरू से रहा है। देखिए उसमें एक ब्राजीली है जो पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री है, जनरली वहां पर हिस्पैनिक्स स्पेनिश स्पीकिंग देश है जो वहां पर आए हुए हैं। तो एक थोड़ा सा अलग हटकर एक ब्राजील रहा है हमेशा से। इसकी जो कहें कि वैज्ञानिक क्षमता से लेकर उनकी भी काफी अच्छी रही, अर्थव्यवस्था भी बाकियों की तुलना में वहां पर एक जिसे कहते प्रभावशाली रही है, एक बड़ा इंप्रेसिव रही है। लेकिन अब वहां गवर्नेंस का भी इश्यू है, डेमोक्रेसी का भी इश्यू है, अमेरिकन इंटरफेरेंस का भी इश्यू है। चलिए ठीक है, अब आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है वहां पर। कॉकटेल एक बना हुआ है, इस कॉकटेल को कैसे किया जाए वो वहां के ब्राजील की जनता को झेलना है। ठीक है राजीव जी, बहुत दिनों से चल रहा है संघर्ष। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने अभियोजकों को उन आरोपों पर कानूनी कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन पर रूस के साथ मिलीभगत का झूठा आरोप लगाने की साजिश रची थी। इस मामले में निशाने पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके तब के प्रशासन के अधिकारी हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस अब छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाने की संधि के लिए बाध्य नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसके लिए नाटो की रूस विरोधी नीति को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि मॉस्को इसके जवाब में आगे और कदम उठाएगा।
मंगलवार को पाकिस्तान में विपक्षी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के देशव्यापी धरना प्रदर्शन की घोषणा से पहले पार्टी के 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई। इमरान खान को जेल भेजे जाने के 2 साल पूरे होने पर खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने इन विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की थी। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जल्द ही गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा करने की योजना की घोषणा कर सकते हैं। नेतन्याहू के इस फैसले से इजरायली सेना पूरे गाजा पट्टी पर अपने अभियान का विस्तार करेगी, जिसमें हमास द्वारा बंधकों को रखे गए क्षेत्र भी शामिल हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह समर्थकों ने समूह के निशस्त्रीकरण के विरोध में लेबनान की राजधानी में भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार रात बेरूत में ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुए जब अमेरिका लेबनान पर हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए दबाव बना रहा है। इस मुद्दे पर लेबनान की सरकारी कैबिनेट की बैठक से पहले ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया